Hello friends, myself Shreya Pandey and today we are going to discuss all the 30 questions of maths that came in CTET examination in January 2024. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो 1, 8, 27, 64, 125। फिर कह रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो है वो एक क्या है, एक जो है 1 का क्यूब है, 8 जो है वो क्या है, वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, 6 का क्यूब होगा, और ये वाला नंबर होगा वो क्या होगा, 7 का क्यूब होगा। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 216 एंड 343। आंसर हो जाएगा 216 एंड 343। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है What should be subtracted from the sum of इतना इतना एंड इतना टू ऑब्टेन इतना। तो देख लेते हैं इन तीनों का सम पहले कितना होगा, फिर हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों के सम में से ऐसा क्या घटा दें कि हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो पहले हमको जानना होगा कि इन तीनों का सम कितना होगा। अब ऐड कर लेते हैं 9909 प्लस 9099 प्लस 9009। जब इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 28017। अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें से ऐसा क्या घटा दें कि हमें ये मिल जाए। तो हम मान लेते हैं कि चलो इसमें से हम कितना घटा लेते हैं, x घटा लेते हैं। तब हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 25454। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 28017 माइनस 25454। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 11 में से 5 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, और 7 में से 5 जाएगा 2। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2563। आंसर क्या हो जाएगा 2563, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 8 व्हाट इज़ द नंबर। एक नंबर जो कि अगर 8 से बढ़ाया जाए तो वो क्या हो जा रहा है, वो डबल हो जा रहा है, तो वो नंबर क्या होगा। ऐसे तो हमें देख के पता चल जा रहा है कि किसी भी नंबर में अगर हम 8 जोड़ रहे हैं तो वो नंबर क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यानी कि वो नंबर क्या होगा, वो 8 होगा, तभी 8 में 8 जोड़ें तो वो नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। लेकिन अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग x मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, x है, और x में जब हम 8 बढ़ा दिए तो नंबर क्या हो गया, वो 2x हो गया, नंबर क्या हो गया, वो डबल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू 8। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8। आंसर क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आंसर मार्क कर देंगे 180। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मिलीमीटर इज द सेम एज। 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अगर हम लोग को 1 मिलीमीटर चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 10 को हम लोग इधर भेज देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। आंसर का है 0.1 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कह रहा है 1 इज कंपोजिट नंबर। 1 क्या है, 1 एक भाज्य संख्या है। गलत है, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, 1 ना तो प्राइम है और ना तो क्या है, ना तो कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है वो क्या है, कंपोजिट है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है 1 जो है 1 इज़ बोथ अ प्राइम अ कंपोजिट नंबर। ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एज 1 जो है वो क्या है, वो प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट।
कि एक जो है ना तो वो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक जो है वो ना अभाज्य है और ना ही भाज्य है। फोर्थ कह रहा था 1 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम जानते हैं कि 1 जो होता है वो ना प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, क्यों? क्योंकि देखिए प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में फैक्टर होने चाहिए 2, एक तो 1 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक वो नंबर खुद होना चाहिए, लेकिन 1 का तो फैक्टर केवल 1 है, 1 का तो फैक्टर केवल 1 है, इसलिए 1 क्या हुआ, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर में फैक्टर कितने होने चाहिए? 2 से अधिक, 2 होना चाहिए, एक तो 1 होगा, एक तो वो नंबर खुद होगा, उसके अलावा भी कोई ना कोई एक तीसरा उसका फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 1 में क्या है, 1 में तो केवल एक ही फैक्टर है, तो इसलिए 1 जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, यानी कि 1 क्या है, 1 ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ब्रिज हैड अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर्स टू कवर द लैंड ऑफ हिज चॉइस। ही वांटेड टू टेक द बिगेस्ट लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट शुड ही चूज टू टेक द बिगेस्ट एरिया। ब्रिज के पास क्या है, 100 मीटर लंबी एक तार है और वो सबसे बड़ा एरिया कवर करना चाहता है, तो बताइए वो कौन सा मेजरमेंट ले। तो जैसे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई इसमें लेंथ हो और कोई ब्रेथ हो, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया इसका कितना आएगा, 30 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600, यानी कि 600 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया इसका। यहाँ पे 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। यहाँ पे 5 इंटू 45 करेंगे तो कितना आएगा, और 5 टू जा 5 4 जा 20, यानी कि 225 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। अब अगर 15 का 35 में गुणा करेंगे तो कितना एरिया आएगा, यानी कि इसका आ जाएगा 525 मीटर स्क्वायर एरिया। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, सबसे बड़ा एरिया है ये वाला, यानी कि 25 इंटू 25, तो ब्रिज को कौन सा एरिया, कौन सा मेजरमेंट लेना चाहिए, ये 25 इंटू 25 का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 25 मीटर इंटू 25 मीटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे कवर हो रहा है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 625 है, बाकी सब जगह इससे कम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे डैश है, इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा शेप जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, सारी भुजाएं इक्वल लेंथ की हो, सारी भुजाएं क्या हो, इक्वल लेंथ की। जैसे स्क्वायर हो गया, इसकी सारी भुजा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर यहाँ पे ए मीटर का है तो ये भी ए मीटर का होगा, ये भी ए मीटर का होगा, ये भी ए मीटर का हो गया, तो स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कि उसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, यानी कि अगर ए मीटर का है, ये भी ए मीटर का है, तो ये भी ए मीटर का होगा, ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है, स्क्वायर, पेंटागन, सर्कल, आइसोसेलेस इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन। इन चारों में से क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरा अलग होता है। लेकिन समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9 कह रहा है, the parcel sending rates are given below. Parcel weighing 50 grams or less, rupees 15. Parcel weighing for every additional 50 gram, rupees 7. Meena wants to send a parcel to her friend Charu in Delhi. The parcel weighing 350 gram. Look at the charges and select the correct cost of sending parcel. मान लीजिए कि पार्सल भेजने का पैसा बताया हुआ कि कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर आप 50 ग्राम का या उससे कम का पार्सल भेजते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 15 रुपया। और अगर पार्सल का भार जो है वो 50 ग्राम से ज़्यादा होता है तो हर 50 ग्राम के लिए, हर एडिशनल 50 ग्राम के लिए आपको कितना देना होगा, 7 रुपया और देना होगा। तो मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और उसका जो पार्सल है वो उसका वेट कितना है, उसका वेट है 350 ग्राम। तो बताइए कि उसको कुल कितने पैसे देने होंगे। ठीक है, तो हम देखिए 350 ग्राम में 50 ग्राम जो हो गया वो तो किसका हो गया, वो 15 रुपये के रेट से रहेगा। 50 ग्राम जो हो गया वो कितने रुपए के रेट से रहेगा, 15 रुपये। बचा 300 ग्राम,
350 में से 50 ग्राम जो हो गया वो 15 रुपये उसके लिए देना पड़ेगा। अब बचा 300 ग्राम, तो बताइए 300 ग्राम में 50-50 ग्राम के कितने पैकेट्स, मान लीजिए कितने बन सकते हैं पैकेट्स बोल दीजिए, या फिर कितने भार हैं 350-50 ग्राम के, यानी कितने हो जाएंगे टोटल 6, यानी कि 6 50-50 ग्राम के आ जाएंगे। तो अगर 300 ग्राम है यानी कि 6 और हर एक का कितना लगना चाहिए, 7 रुपया लगना चाहिए, यानी कि कितना हो गया 42 हो गया। हर एक का कितना रुपया लग रहा है, 7 रुपया लग रहा है, यानी कि जो 6 50 ग्राम है उसके कितने रुपये हो जाएंगे टोटल 42 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यानी कि उसको टोटल कितने रुपये देने होंगे, 15 + 42, 15 + 42 कितना आ जाएगा 57। आंसर क्या हो जाएगा 57। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यामिनी थ्रू अ डाई 10 times एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट। यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सी गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसको सबसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 जो है वो कितनी बार मिला है, 2 बार मिला हुआ है। 3 कितनी बार मिला है, 1 2 और 3 बार मिला हुआ है। 6 कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है। 1 तो एक ही बार मिला है। 4 भी एक ही बार मिला है। उसके बाद 2 भी एक ही बार मिला है, यानी कि 5 था वो भी 2 बार मिला है, 6 था वो भी 2 बार मिला है। सबसे अधिक बार क्या मिला है, 3। 3 कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है। तो सबसे अधिक बार क्या मिला है, 3 मिला है। आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द वैल्यू ऑफ 25.3 × 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 × 18.5 क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवीज़न करेंगे। बॉडमॉस रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो 35 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी कि इसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 35 को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 25 × 5 कर 25.3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 जब 125 प्लस 0.1.5 यानी कि 126.5 आएगा। माइनस 7 माइनस 18 3 54 प्लस 55.5 कितना आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55.5 आएगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 126.5 माइनस इसको इसमें जोड़ेंगे, मतलब माइनस माइनस है दोनों, यानी कि इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस 62.5। अब जब 126.5 में से 62.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 64। आंसर क्या आ जाएगा, 64। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2:2/3 राइट एंगल्स इन 2/2/3 राइट एंगल्स में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल में कितना कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। एक राइट एंगल 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 2/2/3 राइट एंगल कितने डिग्री का कोण बनाएगा। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 6 2 8/3। इतना राइट एंगल कितने डिग्री का कोण बनाएगा, अगर एक 90 डिग्री का कोण बनाता था, यानी 8/3 कितने डिग्री का कोण बनाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 8/3 × 9 × 90, यानी कि 3 से 90 चला जाएगा 30 बार में, और फिर 8 × 30 होगा कितना, 240, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 240 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स एंड अ रैपिड जम्प 7 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ओ। एक मेढक है जो 3 स्टेप जंप करता है और एक रैबिट जो है वो 7 स्टेप जंप करता है। हमारी यहाँ पे फ्रॉग लिख लेते हैं, यहाँ पे रैबिट लिख लेते हैं। तो फ्रॉग जो है वो कितना स्टेप जंप करता है, 3, और रैबिट कितना स्टेप्स जंप करता है, 7। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स दे बोथ विल बी जंपिंग टुगेदर, यानी कि किस स्टेप्स पे वो दोनों एक साथ जंप कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमको पता चला है कि अपने एलसीएम पे यानी कि 21 पे। अब 21 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, यानी कि ऑप्शन 300 से ऊपर है, यानी कि 21 का कुछ ना कुछ क्या होगा, मल्टीपल होगा। 21 का मल्टीपल, तो हमको चेक करना पड़ेगा इन चारों में से 21 का मल्टीपल कौन सा है, या 21 का मल्टीपल कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं सीधे सीधे 3 का मल्टीपल कौन है और 7 का मल्टीपल कौन है। 3 का मल्टीपल यानी कि जो नंबर को ऐड करने पे क्या हो जाए, 3 से डिवाइड चला। देखिए 7 3 10 की 11, ये तो 3 का मल्टीपल है नहीं, इसको काट देते हैं। 7 3 10 8 18, ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है। क्या ये 7 का भी मल्टीपल है, देख लेते हैं। 7 × 5 = 35, 2 × 7 = 28, यानी कि ये 3 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए 5 3 8 4 12, ये 3 का तो मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 × 5 = 35, फिर 4 बच जाएगा, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर चला जाएगा। 343, ये 7 का मल्टीपल है, लेकिन
3 6 4 10, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ये 3 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7:1/2 kg ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हम लोग 7.5 किलो नमक से 1/12 किलो नमक के कितने पैकेट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि हम लोग 10, अच्छा मान लीजिए कि हम लोग कितना पैकेट बना सकते हैं, एक्स पैकेट बना सकते हैं। अगर हम लोग मान लें कि हम लोग 1/12 का कितना पैकेट्स बना सकते हैं, एक्स पैकेट्स बना सकते हैं, यानी कि 1/12 गुणे एक्स पैकेट्स बनाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 7.5 किलो। यानी कि 7.5 किलो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/2। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 छक 12, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 छक्का 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। यानी 1/12 का हम लोग कितना पैकेट बना सकते हैं, 90 पैकेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लिस्ट, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। देखिए यहाँ पे बोला 750 पैकेट्स ऑफ ₹7.5 ईच ना, ये 7.5 के बाद अगर जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। पॉइंट के बाद अगर जीरो है कहीं तो उसको हटा देते हैं, पॉइंट के बाद जीरो देखिए यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 750 पैकेट कितने का, 7.5 रुपये का, यानी कि कैसे कितना पैसा आएगा, 750 गुणे 7.5। ठीक है, इसको अभी सॉल्व मत करिए, इसको इतने पे ही छोड़े रखिए। ठीक है, दूसरा क्या करा है, 7.5 डजन आइटम्स ऑफ 750 ईच आइटम, 7.5 डजन, यानी कि 7.5 इंटू डजन का मतलब कि 12 गुणे 750। ठीक है, अब देखिए इसमें तो बस 750 गुणे 7.5 मतलब 750 गुणे 7.5 था, लेकिन इसमें भी वही है, 750 भी है, 7.5 भी है, लेकिन इसमें 12 भी है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इसको काट कर देते हैं, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है 75 डजन आइटम्स ऑफ 7.5 ईच आइटम। ठीक है, 7.5 रुपये का एक आइटम है। ठीक है, 75 डजन यानी कि 75 गुणे 12 गुणे कितने रुपए का, 7.5 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7.5 की जगह पे 7.5 है। ठीक है, यहाँ पे 750 था, लेकिन यहाँ पे कितना है, 75 है, यानी कि 75 में अगर हम लोग 10 का गुणा कर देते हैं तो 750 आ जाता है, लेकिन हम लोग गुणा किसका कर रहे हैं, 12 का, यानी कि 2 ज़्यादा कर दे रहे हैं गुणा ना, तो यानी कि ये ऑप्शन भी इससे तो ज़्यादा होगा। ऑप्शन 3 भी जो होगा वो पहले वाले से तो ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। अब ऑप्शन डी कह रहा है 75 पैकेट्स ऑफ ₹750 ईच, कितना कर रहा है, 75 पैकेट, कितने रुपए का एक पैकेट, 750 रुपये का एक पैकेट। तो अब देखिए यहाँ पे 750 की जगह पे 750 है, लेकिन यहाँ पे 7.5 की जगह पे कितना दे दिया, 75 दे दिया, यानी इसका भी दाम क्या होगा, इससे तो ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। सबसे कम किस में लागत लग रहा है, सबसे कम लागत पहले वाले ऑप्शन में लग रहा है, ए में। देखिए इसको गुणा करने का कोई मतलब नहीं है ना, हम लोग गुणा करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, उससे हमारा टाइम जाएगा। हम केवल इससे कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि सबसे कम पैसा किस में लग रहा है, ए में लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। ठीक है, पहला ऑप्शन है चार्ट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास, चार्ट्स आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स क्लास एज एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि चार्ट्स गणित की कक्षा में चार्ट्स का प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में यूज़ होता है। कुछ हद तक ये बात ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन क्या चाहिए, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चाहिए, तो हमें और भी ऑप्शन पढ़ने होंगे, देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन मैथमेटिक्स क्लास कंज्यूम स्टूडेंट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस, अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं गणित की कक्षा में, तो वो बच्चों का टाइम खा जाती है, बच्चों के प्रैक्टिस अभ्यास का टाइम जो है वो क्या करती है, व्यय कर देती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये तो सरासर गलत है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज हम करते हैं किस लिए, ताकि क्लास को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें, बच्चे और उसमें रुचि ले सकें। ये तो बोल रहा है कि टाइम खा जाती है इस, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है स्टूडेंट्स डू नॉट इन्जॉय रिडल्स इन मैथमेटिक्स क्लास, कि बच्चे विद्यार्थी जो हैं वो गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बच्चे तो मतलब बच्चे तो खेल खेल में ही सीखना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है मैथमेटिक्स लैब इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, कि बच्चों को क्या करती है, क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन डी क्या हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया।
ये बच्चों को मैथमेटिक्स में हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान कर सके। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स इन स्कूल मैथमेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। इबारती सवाल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कहीं लिखा रहता है 11+17, ठीक है, ऐसे लिख के कभी कभी दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें क्वेश्चन कैसे मिलने लगता है, ऐसे मिलने लगता है कि व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ 11 एंड 17, ऐसे क्वेश्चन आता है ना वर्ड प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया, ये शब्दों में, मतलब हमें क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा कि 11+17 करिए, हमें वो शब्दों में दिया रहता है, तो उससे रिलेटेड है ना, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं लेते। इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं लेते। ऑप्शन गलत है, गणित में भी तो ऐसे यूज होते हैं, है ना, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स आर इम्पॉर्टेंट इन सेकेंडरी क्लासेस ओनली, जहाँ पे ओनली आ गया वो तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि केवल सेकेंडरी क्लासेस में यूज होते हैं, क्यों प्राइमरी क्लासेस में नहीं यूज होते हैं, ये भी गलत हो गया। या हायर क्लासेस में नहीं यूज होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स फोकस मोर ऑन प्रोसीजरल नॉलेज इन मैथमेटिक्स, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो क्या फोकस करता है, वो प्रोसीजर पे मेनली फोकस करता है, वो मतलब कि बच्चों की मानसिक स्थिति को सुधारता नहीं, वो केवल प्रोसेस पे, यानी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो प्रोसेस पे होता है, नहीं ये तो नहीं होता है ना, क्योंकि कभी कभी हमें पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि हमें उसे समझना होता है तब जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें केवल प्रोसेस नहीं पता होना चाहिए कि 11+7 कैसे करते हैं या 11+17 कैसे करते हैं, हमें ये बस केवल नहीं पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर ये दे रहा है कि इसके पास 11 सेब हैं, इसके पास 17 सेब हैं, तो कुल कितने सेब हैं, तो हमें प्रोसीजरल के अलावा हमारी ये मस्तिष्क में भी करता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स रिफर टू एक्सरसाइजेस वेयर द चाइल्ड फॉर्मलाइजेस द सिचुएशन इनटू अ फॉर्म वेयर अ स्पेसिफिक टेक्निक कैन बी अप्लाइड। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके, तो ये बिल्कुल क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसमें जो भी परिस्थितियाँ होते हैं उनको क्या होता है, उनको एक औपचारिक रूप दे दिया जाता है और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे फिर हम लोग गणितीय तकनीक से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वही कि मान लीजिए आपके पास 11 सेब हैं, मेरे पास 17 सेब हैं, तो कुल कितने सेब हैं, हम लोग इसको औपचारिक तरीके से देते हैं और फिर हम लोग इसमें गणितीय तकनीक लगा के आंसर निकालते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूड, शिक्षार्थियों का आकलन में क्या क्या शामिल है, ठीक है। पहला है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमीटर। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को पता है कि आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ट्राइबल नॉलेज, indigenous and traditional ways of learning as parts of various subjects like mathematics, astronomy, medical, agriculture, etc. ठीक है, जो भारत का ज्ञान में हम ये पढ़ते हैं इसे शामिल किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। पूछा है कि क्या नहीं शामिल कर सकता है, क्या नहीं शामिल करता है, ठीक है ना, क्या नहीं सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है फील्ड विजिट्स टू डिफरेंट स्टेट्स एज पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ये भी शामिल है, ठीक है। थर्ड कह रहा है फॉर्मल एग्जामिनेशन टू एक्सेस द नॉलेज गेन्ड बाय स्टूडेंट्स, फॉर्मल एजुकेशन,
फॉर्मल एजुकेशन नहीं, क्या होना चाहिए, इनफॉर्मल एजुकेशन भी शामिल करता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। यानी कि ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी गलत है और हमारा जो गलत है वही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे नॉट दिया है, कौन सा इंक्लूड नहीं करता है। तो फॉर्मल एग्जामिनेशन टू एक्सेस नॉलेज गेन्ड बाई द स्टूडेंट्स, यही ऑप्शन नहीं करता है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, नॉलेज फ्रॉम एंशियंट इंडिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडिया, ये भी सही है। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर लिस्ट रिलेवेंट इन अ प्राइमरी मैथमेटिक्स क्लासरूम। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं। ठीक है, मतलब कि छोटे बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो सबसे कम यूज होती है, सबसे कम यूज होती है। ठीक है, यूज ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न्स को हम लोग समझते हैं। हाँ, जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको पैटर्न्स के हिसाब से, यानी कि प्रतिमानों के हिसाब से पढ़ाना मतलब पढ़ाते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कि दृष्टिकरण उनका कराते हैं, ये भी है। मेकिंग कनेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस, हाँ उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग कनेक्शन करके, जैसे कि उनके दैनिक जीवन से कुछ कनेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये हो गया। मेमोराइजिंग फॉर्मूला, सूत्रों को याद करना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि याद करने के लिए हम लोग याद करना जहाँ पे भी आया, कुछ भी रटने रटाने वाली बात आई तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला सबसे कम रिलेवेंट कौन सा होगा प्राइमरी के बच्चों में, तो हम लोग सूत्रों को याद कराना, ये सबसे कम रिलेवेंट होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है, थॉटफुल एफर्ट्स ऑफ अ टीचर to expose children to cognitive conflict can enhance their mathematical understanding। cognitive conflict का मतलब हम लोग सब समझ सकते हैं कि दिमाग पे जोर डालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि थॉटफुल एफर्ट्स ऑफ अ टीचर क्या करता है, बच्चे के दिमाग पे जोर डालता है ताकि वो लोग उनकी जो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ सके, तो ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर प्रमोटिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रेन। ऑप्शन बी क्या है, गलत है। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को ये नहीं बढ़ाएगा। अगर दिमाग पे प्रेशर जा रहा है, दिमाग पे प्रेशर लगाते हैं हम लोग, तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है, चिल्ड्रेन गेट कन्फ्यूज सो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी अवॉइडेड, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट जो होना चाहिए वो हटा देना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी भी गलत है। बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, बच्चों का दिमाग और तेज होता है और शार्प होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड ओनली ए आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 22 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित हैं। यानी कि जब मान लीजिए हम लोग बच्चे जब छोटे होते हैं, उनको जब एकदम स्टार्टिंग में बस नंबर सिखाना चाहते हैं, उनको नंबर के कॉन्सेप्ट को बताना चाहते हैं, तो हम लोग कौन किसकी मदद से उनको समझाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एकाकी संगति क्या होता है, जैसे किसी एक चीज़ को हम एक चीज़ से ही जोड़ते हैं, किसी एक चीज़ को हम लोग एक चीज़ से ही जोड़ते हैं, तो ये इसका हम लोग यूज़ करते हैं नंबर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए बच्चों को। सेकंड कह रहा है हायरार्किकल इंक्लूजन, यानी कि पदानुक्रमिक समावेशन, जैसे कोई भी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, हायरार्की के फॉर्म में बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है बेसिक ऑपरेशन, यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग, तो हम लोग क्या प्लस माइनस गुणा भाग की मदद से हम लोग उनको नंबर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, नहीं, बल्कि जब वो नंबर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तब हम लोग उनको प्लस माइनस गुणा भाग सिखाते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेज इन टीचिंग मैथमेटिक्स।
ठीक है। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन है मैथ्स में, वो 2-3 तरीके से सॉल्व होता रहता है ना। हम मान लीजिए किसी और मेथड से सॉल्व कर रहा है, कोई और दूसरा व्यक्ति है वो दूसरे मेथड से सॉल्व कर रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति है वो तीसरे मेथड से सॉल्व कर रहा है। तो हम देखते हैं एक ही क्वेश्चन जो होता है मैथ्स में वो 2-3 तरीके से सॉल्व होता है, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो उसको मेथड पसंद आता है वो उस हिसाब से सॉल्व करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है, तो पूछ रहा है कि इसके मतलब कि गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इट हैम्पर्स द लर्निंग ऑफ चाइल्ड एज इट लीड्स टू कन्फ्यूजन, कि ये बच्चे का अधिगम जो होता है उसमें बाधा डालता है, क्योंकि ये क्या करता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो ये गलत है। हमें ये क्या करता है, हमें ये सुविधा देता है ना कि हम किसी भी क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। हमें जो मेथड पसंद आता है हम उस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। ये बाधा नहीं डालता, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है ऑफरिंग सच ए चॉइस अलाउ चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड यूज द अप्रोच दैट इज मोस्ट नेचुरल एंड ईजी फॉर देम। ये बच्चों को क्या करता है, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए अवसर प्रदान करता है, ताकि वो अपने हिसाब के अप्रोच को यूज़ कर सकें जो कि उनके लिए क्या हो, ईजी हो, जो उनके लिए नेचुरल हो। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, सही है। ऑप्शन सी कह रहा है इट इज़ क्रूशियल फॉर लिबरेटिंग स्कूल मैथमेटिक्स फ्रॉम द टिरेनी ऑफ द वन करेक्ट आंसर, कि केवल एक ही करेक्ट आंसर होगा, इससे हमको क्या करता है, छुटकारा देता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है वेरी ऑफन देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी कि अक्सर ही क्या होता है कि किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। ये भी सही है। यानी कि गलत कौन सा है, केवल ए, और हमसे गलत वाला ही पूछा था ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए जो है वो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd सॉल्व 26 × 5 एज दिस, ना कि 26 × 5 को एक 3 का बच्चा, क्लास 3rd का बच्चा कैसे सॉल्व कर देता है। 5 का गुणा 6 में किया, सीधे 30 लिख दिया, फिर 5 का गुणा 2 में किया और 10 लिख दिया। यानी कि वो जो हासिल वाला कॉन्सेप्ट होता है कि 5 का गुणा 6 में करते फिर 0 लिखते और 3 हासिल रखते, वो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करा है। बच्चा क्या गलत कर रहा है, बच्चा हासिल नहीं जोड़ रहा है, हासिल नहीं ले रहा है, इसलिए बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, ये सवाल क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि कौन सा उसकी कौन सी ऐसी अवधारणा है जिसे उसे दोहराने की ज़रूरत है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, यानी कि पुनर्समूहीकरण की अवधारणा को दोहराने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, इसको छोड़े रहते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रिकॉलिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसे मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करने की ज़रूरत है। अगर उसे मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आता, तो 5 × 6 30 और 5 × 2 10 कैसे लिखता, यानी कि उसे टेबल तो आता है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, गलत है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, वो देखिए एक की संगति, इसकी बात ही नहीं हो रही है इसमें, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं, ये तो बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हासिल लेने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यानी कि ये गलत हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट बाई 1 डिजिट, यानी एक अंक की एक अंक से गुणा, तो एक अंक की एक अंक से गुणा तो वो कर ही ले रहा है, तो उसे इसको दोहराने की भी जरूरत नहीं। उसे क्या करने की जरूरत है, उसे कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, यानी कि पुनर्समूहीकरण की अवधारणा दोहराने की जरूरत है। अगर कहीं पे भी हासिल अगर हम नहीं सही कर पा रहे हैं, अगर हम लोग हासिल को हासिल नहीं दे रहे हैं या हासिल लेने में गलती हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग पुनर्समूहीकरण की अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस डेटा हैंडलिंग एट प्राइमरी स्टेज, कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। जैसे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, उनको अगर हम लोग डेटा हैंडलिंग सिखाते हैं तो हम लोग उनको किस मेथड से अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है विद इन क्लासरूम कलेक्टिंग स्टैटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हाइट, फेवरेट फूड, कलर, कार्टून एटसेट्रा एंड आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू देम टू डेटा। ठीक है, कि बच्चों का हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी हाइट पूछ रहे हैं, उनका फेवरेट फूड पूछ रहे हैं और उससे रिलेटेड डेटा बना के उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनको ऐसे समझा सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है सोइंग पॉपुलेशन सेंसस ऑफ अ सिटी फॉर 5 years एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंपेयर पॉपुलेशन ग्रोथ, कि बच्चों को 5 साल की क्या जनसंख्या गणना दिखाना और उन विद्यार्थियों से पूछना कि जनसंख्या वृद्धि की तुलना करें। छोटे बच्चे हैं, वो इतना थोड़ी समझ जाएंगे कि हाँ जनसंख्या समझें फिर उनको कंपेयर करें। अभी तो उनको हमें क्या
करना है, उनको हमें सिखाना है। तो सिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उनके दैनिक जीवन से ही जोड़ के उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी दे रहा है ड्राइंग अ बार ग्राफ ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड द डेटा फ्रॉम इट। अभी हम लोग बच्चों को ग्राफ के बारे में या बच्चों को डेटा हैंडलिंग सिखाए ही नहीं है, तो बार ग्राफ को कैसे बच्चे जानेंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रीड आस्किंग द स्टूडेंट्स क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी कह रहा है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रीड टाइम टेबल ऑफ बस एंड ट्रेन टाइमिंग्स, कि बच्चों से पूछना है कि टाइम टेबल बस और ट्रेन टाइम टेबल को क्या करें, पढ़ें। तो पढ़ने से उनका डेटा हैंडलिंग कैसे, उनको डेटा हैंडलिंग आ जाएगा। ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि पूछा कि किस तरीके से हम लोग उनको डेटा हैंडलिंग सिखा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उनको डेटा हैंडलिंग के बारे में बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं तो उनको हम लोग आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब उनसे हम लोग बच्चे से हाइट के बारे में, फेवरेट फूड के बारे में, कलर के बारे में, कार्टून के बारे में, इन सब चीज़ों के विषय में पूछेंगे तो बच्चे भी खुश होंगे, बच्चों की भी रुचि बढ़ेगी और वो डेटा हैंडलिंग को सीख सकेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल, कि मैथमेटिकल लैंग्वेज का यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, पहला है इट शुड बी प्रिसाइज, ये क्या होना चाहिए, ये एकदम सटीक होना चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो क्या होनी चाहिए, एकदम सटीक होनी चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है इट मस्ट बी एम्बिगियस एज इट कैन ऐड ओपेननेस इन द सब्जेक्ट, यह अस्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। अस्पष्ट क्यों होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन सी कह रहा है इट शुड बी रीइंफोर्स्ड थ्रू चाइल्ड्स लैंग्वेज यूज इन एवरीडे, ये बच्चों की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। जो बच्चे मतलब दैनिक जीवन में भाषाओं को यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है इट मस्ट बी हाईली टेक्निकल एज इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट ए गुड मैथमेटिक्स, कि ये क्या होने, अत्यधिक प्रविधिक होनी चाहिए, हाईली टेक्निकल होनी चाहिए। तो छोटे बच्चे उनको हाईली टेक्निकल लैंग्वेज समझाने की हम सीधे बात करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो क्या कौन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन सी सही है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है while solving 182 minus 67 in class second, a teacher explained that we have to subtract 7 from 2 and 2 is smaller than 7, so we will borrow 1 from 8 and then we can subtract 7 from 12। कि किसी क्लास सेकंड में एक शिक्षिका हैं, वो समझाती हैं कि हम लोग को क्या करना है, 182 में से 67 घटाना है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 2 में से 7 कैसे घटाएंगे, क्योंकि 2 तो छोटा है और 7 बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से एक उधार ले लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग 12 में से 7 घटा देंगे। तभी एक बच्चा उठता है और पूछता है मैम वाई वी आर बोरोइंग फ्रॉम 8 एज बोरोइंग इज़ नॉट गुड, कि हम लोग क्यों उधार ले रहे हैं, जबकि उधार लेना तो क्या है, उधार लेना गलत बात है। व्हाट अ टीचर शुड डू इन सच अ सिचुएशन, तो शिक्षक को या शिक्षिका को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है टीचर शुड चेंज द वर्ड बोरोइंग टू रीग्रुपिंग, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो बोरोइंग कह रही हैं यानी कि उधार लेने की बात, उनको क्या करना चाहिए, रीग्रुपिंग यानी कि पुनर्समूहीकरण यूज करना चाहिए। हम लोग को भी पता है कि अभी हम लोग देखें कि हासिल लेने वाली बात जो है वो क्या है, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ऑप्शन बी, सी और डी देख लेते हैं कि क्यों गलत हुआ है। ऑप्शन बी कह रहा है टीचर शुड टेल द स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन लर्निंग द एल्गोरिथम ऑफ सब्ट्रैक्शन, कि बच्चे को कहना, जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं उनको बच्चों को क्या करना चाहिए, उनको बच्चे से कहना चाहिए कि अब तुम सब्ट्रैक्शन के एल्गोरिथम पे ध्यान दो, इन सब बातों पे ध्यान न दो। तो ये बहुत गलत है। अगर किसी भी बच्चे के मन में कन्फ्यूजन आया तो हमें उसे दूर करना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है टीचर शुड इग्नोर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन एंड कंटिन्यू विथ हर वर्क, कि टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे का जो क्वेश्चन है उसे इग्नोर कर देना चाहिए और अपने कार्य को फिर कंटिन्यू करना चाहिए। ये भी गलत है।
इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है टीचर शुड स्कॉल्ड द स्टूडेंट्स एंड मेक हिम सिट, कि बच्चे को डांट के बैठा देना चाहिए, ये भी गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन हिंदी में है यहाँ पर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लिस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंकरेजिंग मैथमेटिकल लर्निंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम लिस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। पहला है एवरीवन कैन लर्न मैथमेटिक्स, ये क्या कर रहा है, ये तो इनकरेज कर रहा है, ठीक है, ये इनकरेज कर देगा बच्चों को कि सभी लोग क्या कर सकते हैं, गणित सीख सकते हैं। ऑप्शन भी कह रहा है मैथमेटिक्स लर्निंग इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, कि गणित अधिगम क्या है, जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी इनकरेज कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है डिस्करेज इंट्यूशंस एज इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज़, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालती है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी कह रहा है फेलियर डज नॉट इम्प्लाई दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट डू मैथमेटिक्स, कि असफलता का अर्थ नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, ये भी क्या कर रहा है, ये भी इनकरेज कर रहा है। कि मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया और आप कहेंगे कि फेलियर डज नॉट इम्प्लाई दैट स्टूडेंट्स कैन नॉट डू मैथमेटिक्स, तो ये बच्चे को क्या करेगा, ये भी बच्चे को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, ये भी बच्चे को क्या करेगा, इनकरेज करेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो केवल सबसे कम इनकरेज कौन सा कर रहा है, लिस्ट इनकरेज कौन सा कर रहा है, लिस्ट अप्रोप्रिएट कौन है इनकरेज के लिए, ऑप्शन सी डिस्करेज इंट्यूशन एज इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 करा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लिस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स इन अर्ली ग्रेड लर्नर्स, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होता है। सबसे कम हम इकाई दहाई, छोटे बच्चों को इकाई दहाई और सैकड़े पढ़ाने के लिए हम लोग सबसे कम किसका यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है मनी, दूसरा है एबैकस, तीसरा है प्लेस वैल्यू चार्ट्स, चौथा है डाइन ब्लॉक्स। तो देखिए डाइन ब्लॉक्स का ही हम यूज करते हैं, प्लेस वैल्यू का भी यूज़ करते हैं, एबैकस का यूज भी करते हैं। लेकिन मनी से, पैसे से हम लोग कैसे समझाएंगे, मुद्रा से हम लोग कैसे समझाएंगे वंस टेंस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए मुद्रा, यानी कि हम लोग इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं वंस टेंस हंड्रेड समझाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विच एस्पेक्ट्स ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड व्हेन अ टीचर इंश्योर्स दैट टेस्ट मेड बाई हर फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। मान लीजिए आप कोई टेस्ट जो बना रहे हैं, जिस उद्देश्य से बना रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैधता कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। थैंक यू।